हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका स्वागत है। और हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे थे आपको। तो 3 लेक्चर लगभग हुए हैं उसमें, और आज इसमें चौथे लेक्चर की बारी है। थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के कि कौन कौन से एग्जांपल हैं, उन्हीं पे थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक, तो एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, एलसी सर्किट हो गई, बॉल आप अर्थ में टनल बना के डाल दीजिए, सुरंग बना के, वो भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स पे हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके एग्जाम्पल्स। ठीक, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जिस पे हम लोग बात करते हैं वो क्या है, उसको हम मान लेते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम, हिंदी आप जानते हैं इसको सरल लोलक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका नाम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं। तो अब सिंपल पेंडुलम अगर पढ़ना है तो उसके लिए एक छोटा सा फिगर आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह का फिगर होगा सिंपल पेंडुलम का, और यहाँ पे एक बॉब होती है जिसको आप हिंदी में गोलक कहते हैं। तो इसको आपको मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ ले आते हैं, इस पोजीशन को आप ए कह सकते हैं, इस पोजीशन को बी कह सकते हैं। यहाँ का कुछ एंगल होगा थीटा, इस डोरी का कुछ तनाव होगा टी, इसकी अपनी कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं एल। ठीक, और यहाँ पे कुछ वेट काम करेगा, भार जिसको कहते हैं एम जी। ओके, अब इस वेट का ए कंपोनेंट इस तरफ बनना चाहिए जो इसी डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ का भी एंगल आपके पास हो जाएगा थीटा, और एक घटक आपका बनना चाहिए यहाँ पे। तो एम जी जिस लाइन के साथ थीटा बनाएगा वो इसका जो है कॉस वाला हो जाएगा, जिसके साथ नहीं बनाएगा वो साइन वाला हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की एक अरेंजमेंट होती है। इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये रिजिड बेस है, एक दृढ़ आधार आपके पास है। यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं ओ, इसको एक नाम देते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, हिंदी होती है निलंबन बिंदु। और इस तरह की एक सिचुएशन होगी। तो ये एक अरेंजमेंट है सिंपल पेंडुलम का, कि सिंपल पेंडुलम को कैसे मानते हैं। तो सिंपल पेंडुलम में क्या है, एक वेटलेस स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसकी कुछ अपनी लेंथ होगी, उसमें कुछ टेंशन होगा, मान लेते हैं टी है। एक उसकी अपनी मीन पोजीशन होगी जहाँ पे वो एकदम रुका हुआ हो, फिर आप इसको डिस्प्लेस कराएंगे, विस्थापित कराएंगे, बी पे ले जाएंगे और आप इसे फ्रीली छोड़ देंगे। तो ये इस बात पे चलना शुरू कर देगा। अब ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है, ये आपको बताना है। कैसे पता लगेगा सिंपल हार्मोनिक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ कंडीशंस थी। एक कंडीशन ये थी कि आपका एक्सीलरेशन जो हो, एक्सीलरेशन जिसको आप अल्फा से डिनोट करते थे, ये डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन मान लेंगे। कि अगर मोशन का एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, तो हम मान लेते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दूसरा तरीका ये है कि हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करता था इस तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन, या जिस मोशन की हम बात कर रहे हैं या जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना चाहते हैं, अगर वो इक्वेशन का फॉर्मेट इस फॉर्मेट की तरह आ जाए तो भी हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर कर लेंगे। तो अब आपको इसमें मानना क्या चाहिए, उसमें क्या कंसीडर करना चाहिए? आपको ये कहना चाहिए कि कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक बॉब है। बॉब की हिंदी होती है गोलक। ठीक, ऑफ मास स्मॉलियम, इसे कहीं से आपने सस्पेंड किया है तो लिख सकते हैं सस्पेंडेड। इसे रिजिड बेस से सस्पेंड करेंगे, फ्रॉम रिजिड बेस। किसी की हेल्प से सस्पेंड करेंगे तो लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेटलेस स्ट्रिंग। वेटलेस स्ट्रिंग जिसकी कुछ लेंथ होगी, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी होगी भाई, मान लेते हैं कि एल है। एंड टेंशन, टेंशन को कुछ मान लेते हैं टी है। इस तरह आपने फिगर में दिखाया है। ओके, ये हो सकता है। अब इस फिगर में जो मीन पोजीशन है वो ओ ए है, जो डिस्प्लेस पोजीशन है वो ओ बी है। ठीक, तो आगे ये भी कह सकते हैं कि आल्सो ओ ए क्या है, ओ ए इज मीन पोजीशन, एंड ओ बी जो है
वो कैसी पोजीशन है, दैट इज डिस्प्लेस्ड पोजीशन। इस तरह से है, आप कह सकते हैं कि सच दैट थीटा इज एंगल बिटवीन देम, ये इनके बीच का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा कि मीन पोजीशन ओ ए और डिस्प्लेस पोजीशन ओ बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अगली बात ये होती है कि जब आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो ओ बी पे ले जाएं तो इस बी पर कितना वेट होगा, एम चूंकि इसका अपना मास है तो वेट इसका कितना हो जाएगा, एम जी। और इस वेट के दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा अलोंग द टेंशन कह सकते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा एम जी कॉस थीटा, और दूसरा क्या मिलेगा, एम जी साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट आपको इसमें लिखने चाहिए। तो इसमें कह सकते हैं हियर वी हैव टू कंपोनेंट ऑफ वेट। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे भाई, वेट हो जाएगा एम जी ऑफ बॉब, दैट इज एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, एम जी कॉस थीटा। दूसरा इसका कौन सा कंपोनेंट होगा भाई, दूसरा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, और इसे आप क्या कह सकते हैं, एम जी साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा जो है वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना, वर्टिकल कंपोनेंट बना एम जी साइन थीटा। अब इसमें कौन किससे बैलेंस होगा, एम जी कॉस थीटा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है टू द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, तो टी एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो सकता है। और एम जी साइन थीटा जो है वो इस बॉडी को कहाँ लाना चाह रहा है, मीन पोजीशन में। इसका मतलब ये भी एक तरह की फोर्स ही है व्हिच ट्राइज टू मेंटेन द बॉब इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो इस बॉब को या गोलक को कहाँ लाना चाहता है, मीन पोजीशन में। तो इस एम जी साइन थीटा को एज ए रेस्टोरिंग फोर्स हम कंसीडर कर सकते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स का हिंदी होता है प्रत्यानयन बल। तो लिख सकते हैं कि इट इज आल्सो ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, इट इज आल्सो ऑब्जर्व दैट, कौन सा कंपोनेंट लिखा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा बैलेंस्ड बाय, किससे बैलेंस हो रहा है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग टी एज, क्या बन सकता है, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 कि जो हमारी टेंशन टी है इधर लग रही है एम जी कॉस थीटा, इधर लग रहा है, तो टी एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर सकता है। एम जी साइन थीटा क्या करता है, इस बॉडी को या इस बॉब को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए काम कर रहा है। अभी बॉडी इधर है तो ये इनसाइड है, अगर यहाँ होगी तो भी इनसाइड ही होगा। तो ये एम जी साइन थीटा किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए रेस्टोरिंग फोर्स। तो उसके बारे में भी लिखना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहिए, क्या लिखें, फर्दर वर्टिकल कंपोनेंट, क्या है वर्टिकल कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा। ओके, एम जी साइन थीटा क्या करेगा, वर्किंग एज रेस्टोरिंग फोर्स, और इसका काम क्या है, which tries to, किसको ट्राई करता है, ब्रिंग द बॉब, कहाँ ले जाएगा बॉब को, इन मीन पोजीशन। दैट इज मीन पोजीशन क्या है आपके पास, ओ ए। इसका मतलब एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी साइन थीटा। तो ये एक फार्मूला बन सकता है। अब इसे हम मान सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। तो ये दो कंपोनेंट आपको वेट के मिले, एक टेंशन के इक्वल होगा और दूसरा जो होगा वो रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा। एक और बात,
ये रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा इस बॉडी के मोशन को अपोज करता है। अपोज करने का मतलब जब ये इधर जाना चाहेगा तो ये वापस घसीटने का प्रयास करेगा, इधर जाना चाहेगा तो फिर से ये वापस घसीटने का प्रयास करेगा। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा मोशन को रोकने का काम करता है या उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है। इसलिए यहाँ पे मोस्टली हम लोग क्या लगा लेते हैं, माइनस। अब आपको इतनी चीज़ें समझ में आई कि जब हम सिंपल पेंडुलम को एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं। फर्स्ट टेंशन विच इज इक्वल टू horizontal component, second is restoring force which tries to overcome the body in equilibrium position। तो इन दोनों इक्वेशन के बाद क्या हो सकता है, हमारी मोशन कैसे है, इस तरह से, हमारी ऐसी मोशन नहीं है। तो हम किस पर फोकस करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड, along द पाथ। तो अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इसमें और काम करना पड़ेगा। आप लोग इसको देख लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एफ आपके पास लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर सेकंड का, तो लिख सकते हैं बट फ्रॉम न्यूटोनियन फोर्स, क्या होगा न्यूटोनियन फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इस तरह से भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास यहाँ पे जो एल है ये एज ए रेडियस काम करता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो आपके पास एक्सीलरेशन होगा वो कैसा एक्सीलरेशन होगा, लीनियर एक्सीलरेशन लिखा जाए कि एंगुलर एक्सीलरेशन लिखा जाए, ये बहुत जो है सोचने का तरीका है। तो मास के साथ साथ आपको यहाँ पे कैसा एक्सीलरेशन लिखा जाना चाहिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मास इनटू क्या होता है जनरली, एक्सीलरेशन, ये हो सकता है। अब प्रॉब्लम है कि हमको यहाँ क्या लिखना चाहिए, मास की जगह m हो गया और एक्सीलरेशन की जगह पे हम dv/dt लिख सकते हैं। बट ddt v जो है वो जनरली r ओमेगा के इक्वल होता था, जहाँ पे r जो है इस पाथ की रेडियस होनी चाहिए थी। तो रेडियस की जगह पे कौन काम कर रहा है, l। तो हम इसे लिख सकते हैं m इंटू ddt ऑफ l ओमेगा। ये बन सकता है d ओमेगा अपॉन dt, और इसकी अगली लाइन में हम इसे लिख सकते हैं ddt ऑफ ओमेगा इज ऑलरेडी d थीटा बाई dt, बिकॉज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिल जाएगा ml सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज f। ये इक्वेशन नंबर 3 हो सकता है। इक्वेशन नंबर 2 f इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा है। इक्वेशन नंबर 3 f इज इक्वल टू एम एल सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू t है। बैलेंस कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या हो सकता है भाई, एम एल
सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, दैट बिकम्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एम कैंसिल आउट और सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे एक एजम्पशन आप लगाइए कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये इम्प्लाई कर देगा कि साइन थीटा नियरली इक्वल थीटा। थीटा वेरी स्मॉल का मतलब ये है कि आप इतना ज़्यादा फोर्स इस पर ना लगाएं कि ये वापस चला है ऊपर से, बहुत स्मूथली ला के छोड़ना है। तो स्मूथली ला के छोड़ने का मतलब ये है कि आपने थीटा को बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, क्योंकि थीटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये वापस भी हो सकता है। आप इसको पूरा झटक दें यहाँ से, बहुत ज़्यादा पुशअप कर दें तो गलत है। कहा यह जाता है कि ए से आप स्मूथली लाइए बी तक और मुक्त कर दीजिए, इसको फ्री कर दीजिए, तो ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो थीटा यदि बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा नियरली इक्वल थीटा। अब अगर साइन थीटा नियरली इक्वल थीटा है तो इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं 10। इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या बचता है भाई, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो सकता है। इसके बाद इस इक्वेशन को आप जरा ध्यान से देखें, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। कह सकते हैं कि अबव इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है भाई इसका डिफरेंशियल इक्वेशन? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन था सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t प्लस ओमेगा स्क्वायर y बराबर 0। इक्वेशन नंबर हो सकता है 6। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट एक जैसा है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है और यहाँ पे लीनियर लिखा है। तो इसका मतलब एक चीज़ प्रूफ हो गई कि जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि फॉर्मेट वही बन रहा है। अभी हम आपसे कह रहे थे कि या तो एक्सीलरेशन आ जाए नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आ जाए। अब अगर इनको कंपेयर कराएं तो क्या कहेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 5 वी गेट, इक्वेशन 6 और 5 को आप कंपेयर करा लें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी जी बाई एल। ओमेगा कितना मिल जाएगा, अंडर रूट जी बाई एल। ओमेगा होता कितना है 2 पाई एन, दैट इज अंडर रूट जी बाई एल। एन इज इक्वल टू हो सकता है 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, और एन 1/t के इक्वल होता है तो 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, और लास्ट में t की वैल्यू हो सकती है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये क्या है, ये टाइम पीरियड है, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये फार्मूला आपको पता है। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस है अबाउट सिंपल पेंडुलम। इन इक्वेशंस के और इन इक्वेशन के फॉर्मेट एक जैसे हैं, इसलिए ये सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल हुआ। और दोनों इक्वेशन कंपेयर कराने से हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। मतलब ये हुआ कि अगर एल की वैल्यू आप इंक्रीज करते जा रहे हो तो t बढ़ेगा, g की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो t की वैल्यू घटेगी। नोट करिए। चलिए एक और एग्जांपल हो सकता है इसका, दैट इज कॉल्ड एलसी सर्किट। एक एग्जांपल हम लोग और बना सकते हैं इसका एलसी सर्किट का, उसको भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। एलसी सर्किट की बात करते तो एलसी सर्किट को कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे एक और एग्जांपल हो सकता है, एग्जांपल नंबर बी, दैट इज कॉल्ड एलसी सर्किट। अब एलसी सर्किट क्या है वो समझ लें। एलसी सर्किट क्या है, एक एल ले लेते हैं, इसके साथ हम एक सी कनेक्ट कर देते हैं। इसको एक तरह से देखा जाए तो
ऑसिलेटरी सर्किट भी कहते हैं, हिंदी होता है दोलनी परिपथ। इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है। तो ऑसिलेशन कैसा? सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा। अब ये कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल होगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो कैसे जानेंगे वो समझ लें। आप इसमें कह सकते हैं लेट LC सर्किट इन व्हिच इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L and capacitor of capacitance C is connected। इनको क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया है। दैट इज विदाउट एक्सटर्नल सोर्स। इसमें कोई बैटरी आपने बाहर से नहीं लगाई है। देन तो अगर आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई है, तो क्या होना चाहिए? फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL वी गेट। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है भाई? कोई बाहर से एजेंसी नहीं लगाई तो जीरो। जहाँ पे टोटल पोटेंशियल लिखते थे, L में कितना पोटेंशियल होता है? LdI/dt। और C में कितना पोटेंशियल होता है? Q/C। ये आपको समझना चाहिए कि जो L में पोटेंशियल होता है वो LdI/dt होता है, जो C में होता है वो V बराबर Q/C होता है, और जो R में होता है वो V बराबर RI लिखते हैं। इंडक्टर का पोटेंशियल ये होता है, कैपेसिटर का पोटेंशियल ये होता है, और किसी भी रेजिस्टर का पोटेंशियल V बराबर RI होता है। तो हमारे पास क्या था? इंडक्टर था तो उसका पोटेंशियल लिखा, कैपेसिटर का लिखा, दोनों जोड़ के। कोई बाहर से एजेंसी नहीं लगी है, कोई बाहर से बैटरी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो। आगे बढ़ जाते हैं। जीरो इज इक्वल टू क्या हो सकता है? DDT ऑफ dQ/dt प्लस कितना होगा? Q/C, क्योंकि I की वैल्यू dQ/dt लिखी जा सकती है। दैट इज जीरो इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू T प्लस Q/C। सबसे लास्ट इक्वेशन हो सकता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू T एंड 1/LC Q इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आपको मिला। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना है? ये फर्स्ट। थोड़ा ध्यान से देखें आप। इस इक्वेशन का फॉर्मेट सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन जैसा है। तो क्या कह सकते हैं? दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। अगर ये दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं, इसका मतलब है कि LC सर्किट से भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब कंपेयर करा लीजिए। ओमेगा स्क्वायर की जगह कौन मिलेगा? 1/LC। तो अगर हम कंपेयर करा लें तो हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या करना है। ऑन कंपेयरिंग, ओके, किसको कंपेयर कराएं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। कंपेयर कराने से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/LC। ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 1/√LC। 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2π√LC। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटरी सर्किट का। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी इन LC सर्किट। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल आपको हमने पढ़ाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल और पढ़ना चाहते हैं तो अर्थ में टनल बना लीजिए, उसे बॉल डाल के, उसको भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल मान सकते हैं। सिलेंडर को किसी लिक्विड में, फ्लूइड में चलाएं, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है। और दो हमने आपको पढ़ाए, वहाँ पे दोनों इक्वेशन के हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले, जिन डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा था। इससे ये प्रूव होता है कि जो मोशन है इनके, या इनसे जो भी जनरेट होती हैं चीज़ें, वो वेव जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह है। और वहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक, ये एग्जाम्पल आप पढ़िए। अगले लेक्चर में फिर हम आपको इससे आगे
सुपर पोजिशन या कंपोजिशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का पढ़ाएंगे कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन राइट एंगल पे हों और उनको मिला दिया जाए, आपस में कंपोज करा दिया जाए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। एक लेसाजूज फिगर का टॉपिक है, तो उसके बारे में बात होगी। ठीक है, थैंक यू, वॉच करते रहिए।